नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व जनसंपर्क मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार नवीन भाई। पीसी शर्मा जी, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है मध्य प्रदेश में कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये इसलिए असमंजस में है, इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि अब जो तनातनी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हो रही है, जो तनातनी शिवराज और महाराज के खेमे में हो रही है, उस कारण से ये मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई में ऐसा ही है? निश्चित तौर पर जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के समय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी, तो ये अकेले शपथ ली। ये तय नहीं कर पाए कि और मंत्री किसको बनाए। उसके बाद चारों तरफ से दबाव आया कि कोई स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं है जब कोविड-19 कोरोना की महामारी यहाँ पर शुरू हो गई थी पूरी तरह से। उसके बाद 1 महीने के बाद नरोत्तम मिश्रा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, बाकी 3-4 मंत्री और बनाए गए। और ये सब इसीलिए कि तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस से गए हैं सिंधिया समर्थक, वो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल में आना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हमको चुनाव लड़ना है, हम अगर मंत्री रहेंगे तो चुनाव जीतना आसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनमें से कम लोगों को मंत्री बनाना चाहती है। वो जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के विधायक आए हैं, सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, वो सब मंत्री बनना चाहते हैं। और स्थिति एक ये है आज की तारीख में, पिछले 1 महीने से 70-75 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में घूम रहे हैं। 22 ये पर 75 ये कोविड-19 से कोरोना से लड़ाई अपने क्षेत्र में को नहीं लड़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर जितने सीनियर विधायक हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 बार जीते हुए हैं, वो सब मंत्री बनना चाहते हैं। तो ये एक लड़ाई, एक द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से शुरू हो गया है। जबकि कमलनाथ जी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया था और 15 महीने तक सरकार को अच्छे से चलाया। किसानों का कर्ज माफ़ भी किया, बिजली के बिल 200 रुपये 100 यूनिट कर दिए, वृद्धा पेंशन भी बढ़ाई, इंडस्ट्रीज़ का आकर्षण भी पैदा किया, बहुत सी चीज़ें की उनने। लेकिन आज इस सरकार न तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कुछ कर पा रही है, न लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। जॉब कार्ड की बात तो हो रही है लेकिन जॉब कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, मनरेगा में भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है। और आज केवल 3 विभाग चल रहे हैं, एक तो वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जनसंपर्क, कि जो थोड़ा बहुत ही काम करते हैं उससे पब्लिसिटी करना। तो कुल मिला के आज सरकार, और मैं इसको कहूँगा कि ये अल्पमत की सरकार है, कि बहुमत की तो हमारी थी 121 वाली, ये 230 में से 106 वाली है, क्योंकि बाकी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये अल्पमत वाली सरकार है और अल्पमत वाली सरकार को जो डिसीजन लेना चाहिए वो पुख्ता तरीके से नहीं ले पा रही जी, जिस प्रकार से कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि जब आपकी सरकार थी तो आप कोरोना को लेकर कोई आपकी तरफ से प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, आईफा और अन्य तरह के बड़े बड़े आयोजनों में आप व्यस्त थे। वहीं आप ये कहते हो कि इनकी सत्ता लोलुपता ने एक स्थिर सरकार को जमींदोज करके और राजनीति की जो नई परिपाटी गढ़ी, उस वजह से ये जो कोरोना की रोकथाम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाई। करीब 1 महीने तक सरकार अस्थिरता के हालात में थी मध्य प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि कोरोना का पहला पेशेंट 30 जनवरी को आ गया था हिंदुस्तान में। जी। उसके बावजूद फरवरी में नमस्ते ट्रंप, जी। 24 फरवरी, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बुला के अहमदाबाद, आगरा सब जगह ले गए पीएम मोदी जी। और जिस समय ये लोग आए थे, ये मास्क लगा के घूम रहे थे, इनके साथ जितने लोग आए थे 5,000 लोग। और अमेरिका में उस समय कोरोना पूरी
ताकत से महामारी के रूप में आ चुका था। जी और अगर आप देखेंगे जोन, अहमदाबाद, बॉम्बे, जयपुर, इंदौर, ये पूरा एक जोन है। जहाँ जहाँ इनके लोग गए वहाँ पे ये महामारी है। और दूसरा जोन है आगरा, दिल्ली, जहाँ गए थे, जी दूसरा जोन बन गया आगरा, दिल्ली। तो ये इसकी शुरुआत तो वहाँ से हो गई। जी और रही बात हमारी सरकार की, तो जो ये आइफा की बात कर रहे हैं, तो मैं जनसंपर्क मंत्री था। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 3 तारीख को हमने अनाउंस कर दिया था कि कोरोना की वजह से आइफा पोस्टपोन कर दिया गया है। जी दूसरा 30 ये 3 फरवरी 3 मार्च को ही जी 3 मार्च को ही मुख्यमंत्री जी ने पूरे कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग कर ली थी। कोरोना पे अपने स्टेप्स उठाइए अपने अपने ज़िलों के अंदर। जी जी दूसरा, जो हमारी 8 तारीख की बैठक हुई थी, 8 मार्च को मंत्रिमंडल की, उसमें पूरा का पूरा कोरोना ही डिस्कस हुआ था। क्या क्या स्टेप लिया जाना, ये सब हो गया था। और पल्लवी जैन उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी, उनने पूरे क्या क्या तैयारी हो गई और क्या क्या तैयारी हम करने वाले हैं, ये सब बातें उसमें आई थी। उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सिलावट जी उस समय बेंगलोर में थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जी जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा कोरोना के बारे में बताया था कि स्कूल कॉलेज सब बंद होंगे, मॉल्स बंद होंगे, कोरोना के पेशेंट्स के लिए वार्ड बनाने की बात हुई थी, वेंटिलेटर्स की बात, ये सब हो गई थी तैयारी। ये तो 22-23 तारीख के बाद इनकी सरकार बनी, जी तो उसी प्रोग्राम पर चले। वही पल्लवी जैन इसको लीड कर रही थी और वो पल्लवी जैन कोविड-19 से बाद में पीड़ित हुई। जी दूसरी बात, जब कोर्ट में मामला आया तो मेरे पास वो है कोर्ट का जो हमारे वकीलों ने दलील दी थी। जी पूरे दलील ये दी गई थी कि इस समय कोविड-19 आ चुका है, मध्य प्रदेश में भी 3-4 पेशेंट आ गए हैं और इसलिए अभी ये विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। जी और 16 तारीख को जब विधानसभा लगी तो विधानसभा अध्यक्ष ने गवर्नर साहब के एड्रेस के बाद इसको 26 मार्च तक स्थगित कर दी। जी और हम लोग मास्क लगा के गए। हम कहते थे कि कोरोना है, तो इनके मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और सब कहते थे कि कोरोना नहीं, डरोना है, सरकार डरेगी। जी ये हम नहीं डर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान इस महामारी की चपेट में आ गया था। जी और ये एक रिपोर्ट गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इंदौर में जिस तरह से कोरोना फैला, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी आई थी डॉक्टर्स की, उनका ये कहना था कि 15 दिन पहले ये लॉकडाउन होना था। पर ये लॉकडाउन इन्हें लेट क्यों किया, उसकी 2 वजह हैं। जी वजह एक थी कि 21 तारीख तक 102 फ्लाइट्स पूरी दुनिया से जो सुपर रिच लोग हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार को आना था और निःशुल्क आना था, वो 21 मार्च को आ गए। जी और 22 मार्च को शपथ लेना था माननीय शिवराज जी को, इसलिए ये सब डिले किया गया। अगर ये 15 दिन पहले लॉकडाउन करते और उसके पहले 1 हफ्ते पहले जी अगर ये कह देते कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं 1 हफ्ते के बाद, जी तो ये सारा का सारा लेबर जो आज पैदल चला, सड़क से चला, साइकिल से चला, ट्रक में आया, और जो महामारी ये फैली है ये नहीं फैलती, वो घर पहुंच जाता, उसका पैसा भी बच जाता और सरकार का पैसा भी खर्च नहीं हो जाता। लेकिन ये गरीबों से इनका कोई लेना देना नहीं। ये अमीरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी और उनके पूरे कैबिनेट को पता ही नहीं कि लॉकडाउन होने जा रहा है, और सडन लॉकडाउन 4 घंटे के अंदर 24 तारीख को डिक्लेयर करके 25 तारीख को हो जाता है। जी ये एक वजह है कि 1 महीने तक तो ये मजदूर बेचारे बैठे रहे। इस सरकार ने ये तय किया था कि जहाँ है इनको वहीं खाना दिया जाएगा, इनको पैसे दिए जाएंगे। जब खाना और पैसा नहीं मिला तो ये पैदल चल दिए। और हमने इस महामारी को देखा है कि किस तरह से एक बच्चियां छोटी छोटी गरम उसमें बगैर चप्पल के चल रही थी, जी किस तरह से एक सूटकेस पे एक बच्चा लेटा हुआ उसकी माँ खींच रही है, जी किस तरह से एक बैलगाड़ी के अंदर बैल के साथ एक आदमी जुटा हुआ है, और बैल कहाँ गया, बोले खाने के लिए उसको भेज दिया। जो हमारे
प्रवासी भारतीय मजदूर हैं, ये मजबूर मजदूर है, ये सारे देश से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गया और रास्ते में प्यास से, भूख से कई की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर इतने एक्सीडेंट हुए कि भारी तादाद में मजदूरों की जान चली गई। और अगर हम देखें तो जो औरंगाबाद से ट्रेन से कट के करीब 16 मजदूर हमारे इस दुनिया से चले गए, इस सब के लिए केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जी, आपके ऊपर एक और की व्यवस्थाएं इनने की नहीं, और आपके आज भी कहा जा रहा है, मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज भी कहा जा रहा है कि हम इनको पहुंचा रहे हैं, निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। मैं यहाँ सरोजिनी नायडू स्कूल में आज गया था। बिहार को कल एक ट्रेन जाना है, उसमें कहा गया कि 575 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है। अगर कोई परिवार 5 लोग जा रहे हैं तो 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे। अरे ये लॉकडाउन के अंदर 2 महीने से लोग हैं, ये कहाँ से आएगा इनके पास इतना पैसा? एक तरफ आप कहते हैं कि निःशुल्क ले जाएंगे, दूसरी तरफ चाहे बस से जाओ चाहे ट्रेन से जाओ आपको पैसे देना पड़ रहा है। एक और आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, पीसी शर्मा साहब, दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार। एक और आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि आप जो है मजदूरों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उनकी बेबसी पर राजनीति कर रहे हैं, और ये जो बस वगैरह प्रियंका गांधी जी ने भेजी थी ये सब कांग्रेस के स्टंट हैं, कांग्रेस सिर्फ पत्र की राजनीति कर रही है, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी उनके ऑफिस से, उन्होंने गाजियाबाद पर 1,000 बसें पहुंचा दी थी। सरकार, योगी जी की सरकार का यह आरोप था कि नहीं, इसमें 849 बसें हैं और बाकी कुछ ऑटो हैं, कुछ एम्बुलेंस हैं, तो और इनका फिटनेस टेस्ट चाहिए। बड़े हास्यास्पद बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब तक लॉकडाउन है किसी की नए फिटनेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो गाड़ी भिजवाई है इसका फिटनेस टेस्ट होगा और अलाउ नहीं किया गया। बस खड़ी रही, वहीं से लोग पैदल जाते रहे, लेकिन वो प्रियंका गांधी जी ने मंगाई थी वो बसें, इसलिए उसमें नहीं जाने। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है और मध्य प्रदेश से पैसे लेके, चाहे बस से जाओ चाहे ट्रेन से जाओ, पैसे लेकर उसका शुल्क लेकर उनको भेजा जा रहा है। तो राजनीति तो इनने की है। और प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि आप अपना स्टिकर लगाइए भारतीय जनता पार्टी का, आपका झंडा लगाइए, लेकिन इन गरीब मजदूरों को बस में अपने घर पहुँचने दीजिए। और राहुल गांधी जी ने जब बात की उनसे, तो एक मजदूर, हरियाणा का मजदूर कह रहा है मैं घर पहुंचा दूं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया, वापस आओगे क्या? तो बोले नहीं, अब क्या आएंगे, हम तो वहीं आधी रोटी खाएंगे, वहीं रहेंगे। आज पूरे देश को राज्यों में बांट दिया है। पहले हम कहते थे भारतवासी, अब ये हो गया कि मैं मध्य प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ का, वो महाराष्ट्र का, वो गुजरात का। ये हालत भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के मजदूर की कर दी है। कांग्रेस इतना आरोप लगा रही है, निर्माण करता है। जी, कांग्रेस इतना आरोप लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है 21,000 करोड़ का इतना बड़ा राहत पैकेज दिया है। एक तरीके से हमारी जीडीपी का 10% है, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है, जीडीपी के 10% के बराबर है। तो अब कांग्रेस राजनीति कर रही है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। पहले जब कम दिया था तो कह रही थी कांग्रेस कि बहुत कम दिया है, अब ज़्यादा दिया है तो कह रही है बहुत ज़्यादा दिया है। उस पर भी कांग्रेस ये कह रही है कि ये मध्यम वर्ग के लिए कुछ है नहीं, ये तो लोक लोभावन है, तथ्य कुछ नहीं है इसमें। जब बिहार के चुनाव हुए थे तभी पीएम मोदी ने वहाँ कहा था, पूछे कितने करोड़ चाहिए, फिर कहा था कि 1.25 लाख करोड़ दिए, मंजूर, वो आज तक नहीं पहुँचे। जम्मू कश्मीर में भी इस तरह से घोषणा करके आए थे, और भी राज्यों में चुनाव हुए वहाँ यही घोषणा करके आए। ये 20 लाख करोड़ की केवल घोषणा है, इसमें फर्दर प्लान क्या होगा आगे फ्यूचर का? अरे आज आदमी सड़क पे मर रहा है, आज उसके जेब में पैसे नहीं है। कल भी सोनिया जी ने 22 पार्टियों के साथ
जो मीटिंग की, उसमें कहा कि भाई 7,500 रुपये उस गरीब की जेब में डाल दो। अभी 10,000 डालो, 7,500 पर मंथ डाल दीजिए, उसकी जेब में पैसा आएगा, वो खर्च करेगा, उसके बच्चों का पेट भरेगा। राशन की दुकानें से उनको राशन दिलवा दो, मनरेगा से गांव में काम दिला दो। और ये जो बोल रहे हैं जीडीपी का 10% है, ये गलत है, झूठ है। 0.9% है कुल। अरे जिस सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से उधार लिया हो 1 साल पहले, उसके बाद ये पैसा आया कहाँ से? ये केवल असेसमेंट है, ब्याज लोन देंगे, ऋण देंगे, आगे फ्यूचर में फ्यूचर प्लान है ये। आज उस गरीब आदमी का जिसका रोजगार चला गया है, वो इंजीनियर या वो मैकेनिक जिसका आज रोजगार चला गया है, उसके लिए क्या किया आपने? वो किसान जिसकी फसल आई है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर 1-1 महीने तक, लाइन में खड़ा हुआ है और उसकी ट्रालियां खड़ी हुई हैं 8-8, 10-10 दिन तक, वो लिया नहीं जा रहा है। उसका जो ऋण माफ कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, वो उसको अमान्य करते हुए उससे पैसा वसूला जा रहा है। आज बिजली के बिल जो 100 रुपये 100 यूनिट आता था, वो आज हज़ारों में आ रहा है, रीडिंग नहीं ली जा रही है। जो स्टेप्स उठाना चाहिए सरकार को आज राहत देने का, वो राहत नहीं दी गई है। और जो कर्मचारी हैं उनका 5% डीए जो कमलनाथ जी की सरकार में हम लोगों ने कैबिनेट में अप्रूव किया था, वो नहीं दिया गया। जो 7वां वेतन आयोग का एरियर राशि है, वो रोक दी गई है। जो ब्याज इनके जीपीएफ में मिलता था, वो कम कर दिया है। तो हर चीज़ तो कम की जा रही है। और आज 2 महीने के लॉकडाउन में हर चीज़ ध्वस्त हो चुकी है। इंडस्ट्री हो, उद्योग हो, महिलाएं जो काम करती थी घरों के अंदर, क्योंकि कोरोना की वजह से वो वहाँ नहीं जा पा रही, उनको भुगतान मिल नहीं रहा है। चारों तरफ पूरा जो उद्योग और आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो ठप हो चुकी हैं। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में मंदी का वो दौर होगा जो आज तक हिंदुस्तान के बनने से लेकर अभी तक, या दूसरे शासन रहे तब तक, ऐसी मंदी कभी नहीं आई होगी, ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं आई होगी जो आज पीएम मोदी, भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये जो योजनाएं हैं लोक लुभावन हैं और ये फिक्टिटियस हैं या भविष्य की बातें हैं, लेकिन फौरी तौर पर कोई राहत मध्य प्रदेश में या पूरे देश में सरकार द्वारा नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में अभी आपके सामने एक परीक्षा है। अभी ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता से बाहर स्थायी विपक्ष के तौर पर है। आप विपक्ष में हैं, लेकिन अभी 24 सीटों पर जो उपचुनाव हैं वही दिशा और दशा निर्धारित करेंगे मध्य प्रदेश की। आप दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि क्लीन स्वीप करेंगे। किस आधार पर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो मैंडेट दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, वो मैंडेट कमलनाथ जी को दिया था 2018 के नवंबर के इलेक्शन में, और सरकार बनी 121 विधायक साथ में थे। और ये मैंडेट दिया था 5 साल के लिए, और शिवराज जी की सरकार को हटाया था मतों के माध्यम से। इसमें जो 22 लोग जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, जिन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस को, जनता को धोखा दिया है, वो 22 लोग कांग्रेस के पंजे के चुनाव चिन्ह पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुन के आए थे। जी। अचानक इन्होंने लोभ के अंदर, एक सत्ता का लोभ और दूसरा पैसे का लोभ, इन 2 लोभों में इस्तीफा देके विधानसभा से और कांग्रेस से इस्तीफा देके ये विपक्ष में चले गए। अब इसलिए 22 चुनाव होना है जी। तो ये 22 लोगों को कोई भी मतदाता उसके क्षेत्र का, जिनने इनको चुन के भेजा था 5 साल के लिए, वोट क्यों देगा? क्या वजह है कि इनको देगा? इनकी सत्ता लोलुपता के लिए, या इनने जो लेन देन किया करोड़ रुपए का, उसके लिए? मैं नहीं समझता कि इनको जनता वोट देगी। दूसरा जी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता रहे हैं सभी जगह, 22 जगह। जी।
जो इनसे चुनाव हारे थे जी वो अपनी सीट परमानेंट क्यों गंवाएंगे। जी वहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो जो जिनको इन्होंने धोखा दिया जी वो इनके लिए क्यों काम करेंगे और क्यों इनको वोट देंगे और दिलाएंगे। जी तीसरा, इस परिवर्तन से फिर शिवराज जी की सरकार बनी। जी जिनको जनता ने हटाया था मैंडेट देके, उन्हीं की सरकार इन्होंने बना दी। जी और इन 2 महीनों के अंदर या जो भी चुनाव जब तक होंगे, ये कोविड-19 की जो स्थितियां बनी, जिस तरह से लोग मजदूर बर्बाद हुआ, जिस तरह से किसान बर्बाद हुआ, जिस तरह से एक बिजनेसमैन बर्बाद हुआ, जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, और ये जो सब स्थितियां हुई हैं, क्योंकि ये सरकार बदली। कमलनाथ जी की सरकार जो अच्छे से चल रही थी और शिवराज जी की सरकार लेके आए। जी तो ये वजह रहेगी जी लोगों को इनके खिलाफ मत देने की कि इन्होंने वो सरकार लेके आए जिसको हमने हटाया था। और जो एंटी इनकम्बेंसी होगी इन 3-4 महीनों के अंदर, जो लोग परेशान हो गए हैं, हर क्षेत्र में मंदी आ गई है, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान परेशान, मजदूर परेशान, आम आदमी परेशान। ये सब वजह होंगी कि इनके खिलाफ वोट डलेंगे और हम ये पूरी की पूरी 22 + 2 सीट जीतेंगे और एक बार फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जनता की वो मंशा कि 5 साल ही सरकार चले कमलनाथ जी की, और जिस तरह से उन्होंने विकास की एक नई फिज़ा, एक नई धारा मध्य प्रदेश में बहाई थी, वो फिर से बहे, ये आम जनता आज चाहती है मध्य प्रदेश की और इन 24 सीटों की भी। जी तो 24 सीटें क्लीन स्वीप करने के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगला झंडा बंधन जो है वो बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही करेंगे, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हाथ एक बार फिर मजबूत होगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपके चुनाव प्रभारी, जो आपकी चुनाव अभियान समिति थी उसके वो अध्यक्ष थे, तो अब वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष आपके साथ नहीं हैं, अब वो आपके विपक्षी दल के साथ हैं जो वर्तमान में जिसके पास सत्ता है। तब भी आपको इतना विश्वास है कि कांग्रेस कमबैक करेगी? मैंने आपको उसकी वजह गिना दी ना, जिस तरह से धोखा दिया गया। और जो चंद्र सिंधिया जो थे, वो भी जो एक घोषणा पत्र बना था, उस घोषणा पत्र में उनकी भी मंजूरी थी, और उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए कमलनाथ जी की सरकार काम कर रही थी। उसको जो ब्रेक दिया गया है, निश्चित तौर पर जनता एक एक चीज़ को समझती है, और आज जो देश की और प्रदेश की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की घोतक है कि ये सरकार जो बनी 22-23 मार्च को, वो फेल हो गई है। और जिस उद्देश्य से ही सब कुछ किया गया था, क्योंकि इनको तो लग रहा था कि 22-23 तारीख के बाद सरकार सब चलेगी, सब चीज़ें सामान्य होंगी, लेकिन कुदरत ने मार दी है इनको। कुदरत भी दुनिया में कोई चीज़ है, उसने अपना काम किया है, और ये इन 2 महीने के अंदर ये इनके जितने भी उद्देश्य हैं वो सब फेल हो गए, वो सब फ्लॉप हो चुके हैं। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि 15 अगस्त तक अगर चुनाव हो गए तो 15 अगस्त को फहराएंगे, नहीं तो 26 जनवरी को तो पक्के में ही फहराएंगे। जी, जिस प्रकार से आपने कहा है कि बिल्कुल आशान्वित हैं, जब भी चुनाव होंगे, उपचुनाव के बाद कांग्रेस कमबैक करेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ आएगी, और तमाम सारे आपने जो पॉइंट्स गिनाए हैं, निश्चित रूप से अगर जनता ने उन पर विचार किया तो आपके साथ आएगी जनता। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीच में अभी मीडिया में एक चर्चा चली थी जो कमलनाथ जी ने उसका खंडन किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो बहुत ही स्पष्टता से कि जिस प्रकार से मीडिया में ये बात आई कि कमलनाथ जी दिग्विजय जी के भरोसे रह गए, और भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि ये दिग्विजय सिंह जी की वजह से ही सरकार गिरी है, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है, अपने ही आप लोग आए हैं, उस पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, ये जो विधायक 22 दिल्ली से बेंगलोर गए और वहाँ हरियाणा में रुके, प्लेन किसने बुक किया, किसने पैसे दिए और क्या हुआ, ये सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आ चुकी हैं।
और रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी का, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के हर नेता ने कोशिश की, इनको मनाने की कोशिश की, आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहिए। लेकिन क्या वजहें रहीं ये वही जानते होंगे, हम लोग तो उस स्तर के हैं नहीं। लेकिन सब ने प्रयत्न किया और दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर भी गए, वहाँ पे भी बात की, गिरफ्तारी भी दी, और भी नेता हमारे सब वहाँ गए, विधायक गए, मंत्री गए, जीतू पटवारी गए, लाखन सिंह गए, सज्जन वर्मा जी गए, सब गए, सब ने प्रयत्न किए, हनी बघेल जी गए। लेकिन क्या परिस्थिति रही, क्या कितना बड़ा मोह, कितनी बड़ी लोलुपता थी, ये तो मैं समझता हूँ ये लोग जानते हैं। लेकिन आज बाकी कांग्रेस सब एकजुट है, किसी की वजह से सरकार नहीं गई। सरकार इसीलिए गई कि ये जो 22 लोग हैं, इनको जो एक मोह आया सत्ता का, सत्ता तो थी इनके पास यहाँ पर, कुछ लोग गए जो मंत्री यहाँ पर नहीं बन पाए थे, वो आगे पीछे मंत्री बनते। अब देखना है कि 22 में से कितने मंत्री बनते हैं, और जो सपा बीएसपी के गए हैं वो कितने बनते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सबको बनाओ आप, भाई आपका मुख्यमंत्री बन गया है, आपकी सरकार बन गई है, आपको तो ये 22 के 22 सबको ही मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि ये गए इसीलिए है कि मंत्री नहीं बन पाए थे कांग्रेस के अंदर, तो ये चांस भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए उनको। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सहज और स्पष्ट शैली में अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ पीसी शर्मा जी ने अपने विचार साझा किए और वो ये कह रहे हैं कि जब भी उपचुनाव होंगे, चाहे वो 15 अगस्त पर हों या फिर वो 26 जनवरी पर, जब भी उपचुनाव होंगे उसके बाद जो भी राष्ट्रीय पर्व आएगा उस पर ध्वजारोहण कांग्रेस के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा, कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनका जो ये विश्वास है उसका आधार है जनता ने जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज किया, जो भरोसा वहाँ के प्रत्याशियों ने तोड़ा, उस वजह से जनता नाराज है और जनता इस बार और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संदेश देगी, ये कांग्रेस का कहना है। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24 पर तमाम सारे ताज़ा अपडेट्स। नमस्कार।